आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। दिल को अगर पहले से ये पता चल जाए कि हम ऑल राइट हैं तो फिर लाइफ में कोई समस्या रह ही नहीं जाती है। और आप ऑल राइट रहें इसीलिए रोजाना दोपहर के 3 बजते ही रेनबो दिल्ली 102.6 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल, आज भी ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं एफएम रेनबो दिल्ली के माध्यम से। और आज इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपने एक कहावत जो अंग्रेजी में होती है दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सुनी तो होगी ना। अब देखिए, बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जहां पर ऐसा लगता है कि यार काश पहले पता चल जाता तो हम कोई टेस्ट पहले से करा लेते, कोई जांच पहले करा लेते, पहले से हम प्रिकॉशन ले लेते तो शायद ये बीमारी पहले ही पकड़ में आ जाती। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो मुझे समय समय पर कराते रहना चाहिए, तो आज का ये जो शो है ना, बिल्कुल आप ही के लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम रेडियो डॉक्टर में बातें कर रही हैं नियमित स्वास्थ्य जांचें विषय पर, दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। और इस विषय पर बहुत ही विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं। आप एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन से। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो दिल्ली पर। धन्यवाद नेहा। और मैं अपने सभी श्रोतागणों को अपना नमस्कार कहना चाहूँगा। हर एक का दिल यही चाहता है कि हम निरोगी रहें, हम ठीक ठाक रहें और हम अपनी पूरी जो क्वालिटी लाइफ है उसको एक्टिवली बिताएं। राइट सर। और इसीलिए ये प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का हम लोग सब लोगों को मतलब कहते हैं कि भाई ये कराने चाहिए नियमित रूप से। एक पर्टिकुलर एज है, अगर आपकी एज 40-45 साल से ऊपर है और आपकी फैमिली में कोई रोग नहीं है तो भी हम लोग हर 45 साल से ऊपर मेल्स को और 40 साल से ऊपर फीमेल्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपना एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं। जी। तो इसमें बहुत सारे बेसिक टेस्ट होते हैं, बहुत बड़े इलेबोरेट टेस्ट नहीं होते, बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं। जैसे आपकी लिवर की जांच है, किडनी की जांच है, मलमूत्र की जांच है जिसको यूरिन एग्जामिनेशन या स्टूल एग्जामिनेशन कहते हैं। फिर उसके बाद एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, फीमेल्स के लिए मैमोग्राम है, पैप स्मीयर है, एक जनरल गायनी चेकअप है, और मेल्स में पुरुषों के लिए प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। तो ये सब अल्ट्रासाउंड से बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। फिर हम लोग कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। अगर ईसीजी में कोई विकार आता है तो फिर हम लोग इको टेस्ट या टीएमटी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में बेसिक टेस्ट ये सारे होते हैं। फिर आपके इस टेस्ट में क्या आता है उसके आधार पर हम लोग फिर आगे जाते हैं। जैसे बेसिक टेस्ट में अगर हम बात करें तो शुगर और बीपी, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो यूजुअली हम जब अपनी डेली रूटीन में रहते हैं या डेली कार्यशैली को अपन रखते हैं तो उसमें पता नहीं चल पाती हैं। ये कभी कभार जब हम कोई अन्य बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने बीपी चेक किया तब जाके आपको पता चलता है कि आपको बीपी है। ऐसी शुगर का होता है। तो शुगर बहुत बार हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में ही पता चलती है कि भाई फला आदमी को अब शुगर हो गई है। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे बहुत सी बातें हमें करनी है और साथ ही हमारे लिसनर्स के ऑलरेडी फोन कॉल्स यहाँ पर आने लगे हैं। सबसे पहले मैं अनाउंस कर दूं हमारे कौन से नंबर्स हैं जिनके माध्यम से पूरे भारत के श्रोता हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है, और नंबर है 23421080 और दूसरा नंबर है 23421084। अगर फोन लाइन्स बिजी आती हैं तो परेशान ना हो, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी परेशानी भेज सकते हैं। 9868107070 हमारा नंबर है। एफएम रेनबो दिल्ली के माध्यम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बातें कर रहे हैं आज हम नियमित स्वास्थ्य जांचों पर, यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। कौन कौन से ऐसे चेकअप्स हैं जो हमें समय समय पर करवाते रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं, आइए इनसे बात की जाए। हेलो नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। राजा जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार राजा जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज बड़ा अच्छा ये शो नेहा जी ने बताया कि हमारा स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में जागरूक रखना और चेकअप कराना, जांच कराना। तो जैसे हर एक व्यक्ति अपना स्वास्थ्य की जांच मतलब कब कब करवाए, जैसे कितने दिनों के अंतराल पर, और कौन कौन जांचें जरूरी हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें।
जी, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें हमें बेसिक जांचें कराने की ज़रूरत होती है, जैसे LFT है, KFT है, CBC है, फिर उसके बाद लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड शुगर रैंडम है या फास्टिंग में अगर आप हैं तो फास्टिंग आप कराइए, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ECG है। अगर इनमें कोई विकार आता है तो फिर ऊपर एडवांस चेक हम कराते हैं। या आपकी फैमिली में कोई बीमारी है, जैसे आपकी फैमिली में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को थोड़ा सा हम रेगुलरली जांचों के लिए बोलते हैं। या जिसको हम लोग जब फिजिकल चेकअप कहते हैं, जब फिजिकल चेकअप यानी जब हम मरीज को चेकअप करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम में, अगर कोई महिला है जिसके स्तन में थोड़ी सी गांठ आ रही है तो हम उसको मैमोग्राफी के लिए भी बोलते हैं। कोई पुरुष है जिसके पेशाब में दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग एक KUB अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोलते हैं, या फिर प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन के लिए भी बोलते हैं। तो इस तरह के चीज़ें जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तब आपका फिजिकल और लैब ये दोनों काम होते हैं। जब हम फिजिकली भी चेक करते हैं आपको और हम आपके लैब पैरामीटर्स भी चेक करते हैं, और दोनों के आधार पर अगर कोई टेस्ट और ज़रूरी है तो वो रिकमेंड करते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक और कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। मैं सुरेश बेसी बोल रहा हूँ नेपाल से, और आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ FM रेनबो के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, आप नेपाल से फोन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर। जी मैम, धन्यवाद आपको, और आज के डॉक्टर साहब को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सवाल पूछे। मेरा प्रश्न ये है कि हमें एक साल में कितनी बार अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, और स्वास्थ्य परीक्षण कराने से हमारी सेहत पर क्या हमारा सेहत कैसा रहता है, हमारी सेहत कैसा रहता है, जवाब दीजिएगा। धन्यवाद जी। सुनिए डॉक्टर साहब का जवाब। देखिए, ये जितना भी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स है ये आपके बिहेवियर, हैबिट, इन्फेक्शन एंड मेडिकल प्रॉब्लम इनको डिटेक्ट करने के लिए होता है। जैसे बिहेवियर में अपन मान लें तो जैसे आप धूम्रपान करते हैं या मदिरा पान करते हैं तो उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि धूम्रपान तो हम लोग भी कहते हैं कि भाई आप दोनों में से कुछ मत कीजिए, ना धूम्रपान कीजिए ना मदिरा पान कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, चाहे वो बिहेवियर हो या हैबिट्स हैं, जैसे हैबिट्स हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं कि साहब हम सुबह देर से उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं, हमारी जो हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, हम लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं। हमारा जो फोकस होता है वो खाली चेकअप करना और लैब इन्वेस्टिगेशन कराना नहीं है, वो एक पार्ट है प्रिवेंटिव का। और तीसरा, फिर आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं चल रही जो आगे जाके आपको दिक्कत कर सकती है, क्योंकि जो भी बीमारी अगर हम पहले पकड़ लेते हैं तो बर्डन आपका और गवर्नमेंट का दोनों का हम कम कर सकते हैं, और मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी का भी हम बर्डन कम कर लेते हैं जो चीज़ पहले पकड़ में आती है। और तीसरा होती है कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि शुगर है, BP है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब अगर पहले पता चल जाए तो हमारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं या जो हम उसके लिए इलाज करना चाहते हैं वो बहुत छोटे विकार में ही स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम किडनी में तब जाके पता चले जब डायलिसिस की नौबत आ गई है ना, या शुगर की जब कॉम्प्लिकेशन आ गई तब। अब जो दूसरा इन्होंने पूछा कि भाई कितने साल में कराना चाहिए, तो अमूमन अगर आपकी अभी आपको कोई शारीरिक विकार नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी साल में एक बार करा लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ईयरली चेकअप्स आप कराते रहें। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है, तो आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है तो 45 से ऊपर पुरुषों के लिए और 40 से ऊपर महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर से जुड़ा जाए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ नमस्कार मैम, GS चट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दे दी है ऑलरेडी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जितने भी टेस्ट होंगे ना, इनमें बड़ी बड़ी मशीनों का जैसे MRI, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, एक्सरे, तो इनमें कितना गैप रहना चाहिए? जैसे एक्सरे का रेडिएशन होता है, उसको एडवाइस करते हैं कि 3 महीने से पहले ना करवाएं, तो ये जब चेकअप कराएं तो कितना गैप होना चाहिए? देखिए, आप अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में करा रहे हैं तो एक्सरे 1 साल से पहले तो कराएंगे नहीं, तो अपने आप ही 1 साल का गैप हो गया। बाकी MRI, जैसे मैंने कहा, अगर आपके प्रिलिमिनरी टेस्टों में कुछ आता है तो ही हम MRI रिकमेंड करते हैं। राइट। MRI, CT स्कैन, अगर आपके एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में कोई विकार दिखता है तो हम सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे कराते हैं। अदरवाइज रूटीन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में
ये नहीं होता क्योंकि ये प्राथमिक जांच नहीं है, ये आगे की जांच हो जाती है जब कोई बीमारी जी। पकड़ में आती है। तो हेलो हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। नेहा बेनीवाल जी को नमस्कार और नमस्कार। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि एक न्यूली मैरिड वुमेन को बिफोर द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी कौन कौन से प्रिवेंटिव चेकअप कराने चाहिए ताकि डिलीवरी भी सही हो जाए और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो? प्लीज टेल मी। बिल्कुल सही। तो न्यूली वेड कपल को सबसे पहले तो शादी से पहले भी कुछ टेस्ट हैं। मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा आपके सवाल में कि शादी से पहले भी अगर आप कुछ टेस्ट कराना चाहें तो वो भी आजकल रिकमेंडेड है। जैसे अगर आपने सुना हो तो अभी गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत। तो अगर आपकी सीबीसी आपको कराना चाहिए, आपको एक हीमोग्लोबिन अगर आपका कम आता है, तो अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो भी आपको शादी के लिए जो आपका पार्टनर है उसके भी टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है, अगर आपको HIV है या आपको हेपेटाइटिस बी है तो वो सब टेस्ट भी आपको शादी से पहले होने चाहिए। और यही न्यूली वेड में भी रिकमेंडेड है कि ताकि जब आप प्लान करते हैं फैमिली के लिए तो बच्चे में कोई विकार ना हो। और जो ANC चेकअप्स हैं उसके लिए तो मैं ब्रॉडली आपको बता सकता हूँ, बाकी तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको क्या एडवाइस किया है। मेजर टेस्टों में आपका BP चेकअप होना चाहिए, एनीमिया वर्कअप होना चाहिए और शुगर का चेकअप होना चाहिए, जो प्रेगनेंसी में, फिर 7वें महीने में और फिर उसके बाद लगातार होते हैं। जी डॉक्टर और साहब, पोस्ट प्रेगनेंसी है उसमें हमें एक हार्ट का चेकअप और एक एनीमिया वर्कअप और कैल्शियम का चेकअप जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो अनमैरिड वुमेन को जरूरी नहीं शादी से पहले ही कराएं, मतलब नॉर्मल अगर उनका अभी शादी का कोई ख्याल है भी नहीं तो भी उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ टेस्ट कराते रहना चाहिए महिलाओं को? देखिए, अगर आपको कोई परेशानी है तो अदरवाइज तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है जी। तो उसको हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में नहीं बोलते हैं। ओके। जो रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स है वो अमूमन हम लोग 40 से ऊपर की महिलाओं के लिए रिकमेंड करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो। हाँ, लेकिन अगर आपको अवसाद है, आपको लिथार्जी यानी कि आपको ऐसे थकान सी या कमजोरी महसूस हो रही है, अगर आपको कोई सिम्टम है तो फिर उसके हिसाब से फिर टारगेटेड टेस्ट होते हैं, लेकिन वो फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की श्रेणी में नहीं आते। जैसे महिलाओं में कई बार थायराइड की समस्या बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। हाँ, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होंगे। जैसे आपको अवसाद आ सकता है, लिथार्जी आ सकती है, आपका शरीर थोड़ा सा शरीर बढ़ने लगेगा या आपका वेट गेन होगा, फिर आपके जो माहवारी है उसके दिन में ऊपर नीचे होगा, या अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन है, या हल्की हल्की सी सूजन रहती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, तो जिन महिलाओं को इस तरह की कोई भी समस्या है, चाहे आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी हैं, तो आपको ज़रूर कुछ जांचें जो डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता रहे हैं उसको आपने ध्यान में लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक संदेश हम लेते हैं। हमारे पास हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं प्रकाश चंद्र रोहिणी, दिल्ली से बता रहे हैं 69 ईयर्स ओल्ड हैं, प्रोस्टेट के लिए किस तरह के चेकअप्स कराने चाहिए? अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप अपना एक अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन रूटीन, ये आप करा सकते हैं। इसी में प्रोस्टेट की काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाती है। अल्ट्रासाउंड से हमें प्रोस्टेट का अमाउंट और उसका वेट का बारे में पता चल जाता है। और दूसरा जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक सर्जन से अगर आप कराएंगे तो वो भी आपको डायग्नोज करके बता देंगे कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अमूमन वैसे तो जो भी वृद्ध लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको पेशाब करने में ज़रूर दिक्कत आती है। जैसे पेशाब धीमा, उसकी जो धार है वो कमज़ोर हो जाती है, आपको पेशाब की हाजत पूरी होने के बाद भी ड्रॉप्स आती हैं। तो अगर ऐसा किसी को है तो उसको एक चेकअप जल्दी कराने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे पास आया है विकासपुरी दिल्ली से। अनुपमा जानना चाह रही हैं कि 50 की उम्र के बाद कितने कितने गैप में हमें मैमोग्राफी का टेस्ट कराना चाहिए और क्या इसके कुछ रेडिएशन इफेक्ट्स भी होते हैं? यूजुअली रेडिएशन इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आपकी मेमोग्राफी नॉर्मल है तो भी आप 2 साल में एक बार करा लीजिए। और अगर आपको उस 2 साल के बीच में अगर आपको लगता है कि आपकी कोई स्तनों में कोई गांठ सी महसूस हो रही है या आपको कोई विकार सा दिखता है, तो वो पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन से एक बार मिल सकते हैं। एक थोड़ा मुश्किल सा सवाल लग रहा है मुझे, कह रहे हैं कि ऑनलाइन चेकअप करवाना क्या सही है? क्या ऑनलाइन कुछ चेकअप्स हो सकते हैं, हेल्थ चेकअप्स?
देखिए, ऑनलाइन चेकअप्स में हम सिर्फ लेबोरेटरी चेकअप्स कर सकते हैं और विजुअली देख सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो नहीं कर पाएंगे, तो वो एक चीज रह जाती है। जी, इसीलिए प्रॉपर एक क्लिनिक में जाके या लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवाना ज्यादा रिकमेंडेड है। एक चीज जो मैं मिस कर गया वो आई चेकअप है। एब्सोल्युटली तो आई चेकअप कभी भी वर्चुअली नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको फिजिकली दिखाना पड़ेगा, और 50 के ऊपर हमें साल में एक बार अपना आई चेकअप जरूर कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। जी मेरा नाम फरीदा है और मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। फरीदा जी, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ। एक्चुअली मेरे दांतों में बहुत दर्द होता है, स्मेल से आती है। एक्चुअली मुझे हेपेटाइटिस है, तो मुझे इसके लिए क्या स्वास्थ्य मतलब चेकअप कराना चाहिए? जी बिल्कुल, आपको डेंटल चेकअप अपना कराना चाहिए, और जैसे आपके डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि दांत के कौन से पार्ट में आपको है, तो उसी हिसाब से फिर वो आपकी कैपिंग या रूट कैनाल वो कर देंगे। जी, उम्मीद है इन्होंने। और हेपेटाइटिस से डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, तो आपको हेपेटाइटिस है तो भी आप अपना दांत का इलाज करा सकते हैं। आई होप फरीदा आपने डॉक्टर साहब का सजेशन सुन लिया है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, राणा प्रताप सिंह, जिला पूर्णिया, राज्य बिहार। सर ने अभी वार्तालाप के माध्यम से बतलाया कि कोई भी स्वस्थ मतलब 45 वर्ष की उम्र के बाद लोग 1 वर्ष के अंतराल में आराम से जांच करा सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसी देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और अगर उनको ऐसा कुछ व्यवहारिक जानकारी हो, जैसे नाखून पीला होना या आंखों के नीचे काला गिरा, उस आधार पे वो सोचे तब जाके उस महंगी जांच को कराए। तो सर उस तरह के विषय पे कुछ बात रखी जाए, ताकि लोग को लगे कि हम महंगी जांच हम करा पाए कि नहीं, वैसा उनको एहसास व्यवहारिक रूप से हो जाए पहले। सौता जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसके लिए हमारे पास जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे भी ये सारी जांचें मौजूद हैं, और जितने भी सरकारी अस्पतालों में जब आप जाते हैं इन सब बीमारियों को या परेशानियों को लेके, तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर मौजूद हैं वो ये सब जांचें करा देते हैं। जी, तो अगर आप ये सब जांचें सरकारी अस्पताल में भी कराना चाहें तो भी इजीली हो जाती हैं। ये सब बेसिक जांचें हैं, कोई बहुत बड़ी जांचें नहीं हैं, और हर CHC सेंटर पे तो मिल ही जाएगा आपको। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर हैं जो एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी ये जो जांचें होती हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंतर्गत आती हैं, ये सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में उपलब्ध अगर नहीं है तो होनी चाहिए। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ सब, लेकिन मैंने अभी आपको जैसे कहा ना, ये सारी जांचें CHC लेवल के किसी भी अस्पताल में, जहां तक मेरी जानकारी है, सारी की सारी अवेलेबल है। बस उनको जाकर थोड़ा पता करने की जरूरत है। जैसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, जो मैंने आपको बताया, जो एनीमिया की जो CBC वाली जांच होती है, ब्लड शुगर की जांच है, LFT, KFT और ये लिपिड प्रोफाइल, ये सारी CHC लेवल पे सभी अस्पतालों में मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज आ गया। मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से कह रहे हैं कि शुगर और BP की जांच हम आजकल घर पर कर लेते हैं, तो क्या वो सही होता है, सही हमें जानकारी मिलती है, या फिर लेबोरेटरी में जाके कराना बेहतर होता है? देखिए, जो अपन घर पे करते हैं वो मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग के लिए ठीक रहती है, क्योंकि आप जो घर पे जांच करते हैं शुगर की, उसमें बेस्ट से बेस्ट मीटर्स में भी 8% से लेके 8 mg ये हम लोग बोलते हैं। बेस्ट से बेस्ट मीटर में भी 100 से नीचे की अगर शुगर है तो 8 mg तक का एरर आ सकता है, और 100 से ऊपर अगर आपकी शुगर है तो 8% तक का एरर आ सकता है। तो जो लेबोरेटरी की जो जांच होती है वो पुख्ता होती है। अगर आपका स्क्रीनिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको कंफर्म आप लेबोरेटरी से करा सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली ब्लड प्रेशर और शुगर की बात करें तो वो आप घर पे भी कर सकते हैं, जब तक आपका, जैसे हम लोग डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए रैंडम ब्लड शुगर 200 जी और फास्टिंग 125 से ऊपर है तो हम उसको डायबिटीज बोलते हैं। अगर इससे ऊपर आपकी आती है घर पे तो फिर आप तुरंत लेबोरेटरी में जाके अपने जांच को कंफर्म कराएं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। जी मैं संतोष तिवारी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। संतोष जी, अपना सवाल पूछिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक कॉलर का जवाब दिया था कि जिसके घर में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या शुगर है तो उसको मतलब ये जांच करवानी जरूरी होती है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जैसे किसी के फैमिली में किसी को दिल का कोई प्रॉब्लम है या शुगर है, तो क्या जो उसके बच्चे हैं या फैमिली के मेंबर हैं तो क्या उनको लगने का या ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है क्या? जी बिल्कुल। हेलो, जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे अगर आपको शुगर है
सपोज मेरी फैमिली में मेरे सिर्फ एक माता पिता में से किसी एक को शुगर है, तो मेरे में शुगर होने के चांसेस 40% हैं। अगर मेरे माता और पिता दोनों को हैं तो मेरे को शुगर होने के चांसेस 70% हो जाते हैं। और अगर मेरे माता पिता दोनों में से किसी को शुगर नहीं है तो मेरे चांस कम हैं, लेकिन जीरो नहीं है। फिर लाइफस्टाइल भी इसमें एक पार्ट प्ले करती है। मेरी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि मेरा बैठे रहने का ही काम है, मेरा बहुत ज़्यादा बाहरी काम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, तो मेरे शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसी हार्ट डिजीज़ में भी अगर आपकी फैमिली में किसी को अर्ली हार्ट अटैक कहते हैं, जैसे कि 50 की उम्र से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके बच्चों में हार्ट की बीमारी का जल्दी आना या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत की उनके जिनके फैमिली में कभी हार्ट की दिक्कत ना हुई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको होगी जिसके फैमिली में है, या जिसकी फैमिली में नहीं है उसको नहीं होगी, लेकिन अपन अगर बात करें चांसेस की तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग हाई रिस्क फैक्टर्स में बोलते हैं, और ऐसे लोगों की हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में ये हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं, और उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, ताकि जब पता चले तभी से आप अपना इलाज शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और आज के इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं नियमित स्वास्थ्य जांचों पर। कौन सी ऐसी जांचें हैं जो आपको करानी चाहिए, रेगुलरली करानी चाहिए, और कब कब आपको उन जांचों को करवाते रहना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे, क्या जानकारी आपको इस बारे में होनी चाहिए, ये तमाम सारी जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता। और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं 23421080 पर, और दूसरा नंबर है 23421084 पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868107070। हम बहुत जल्द लौटेंगे इसी कार्यक्रम में कुछ छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है नियमित स्वास्थ्य जांचें, और डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन से हमारे साथ बिल्कुल स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कौन सी ऐसी जांचें हैं जो हमें समय समय पर करवाते रहना चाहिए, किन जानकारियों का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारी एक श्रोता हैं अंजलि लोध, इनका मैसेज आया है द्वारका नई दिल्ली से, पूछ रही हैं कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमें शुगर की समस्या हो रही है, होने वाली है, और क्या ये हेरिडिटरी। हालांकि इसका जवाब आप ऑलरेडी अभी दे चुके हैं गाने से पहले, मैं चाहूंगी आप प्लीज दोहराएं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो कई बार सिम्टम्स इसके आते नहीं हैं, लेकिन किसी को अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी आपका वजन एकदम से कम हुआ है जिसका कोई कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा पेशाब आ रहा है आपको, आप थकान सा महसूस कर रहे हैं, कभी भी पसीने आ जाते हैं, कभी भी आपको सुस्ती सी हो रही है, तो ऐसे में आपको अपना शुगर ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। आप अगर महिला हैं, आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या आपको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो भी आपको अपना शुगर की जांच करानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हमें शुगर के बारे में पता चलता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो भी ये सब सिम्टम्स हैं जो शुगर में आते हैं। लेकिन शुगर और बीपी को हम लोग साइलेंट किलर्स बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम तक इनके सिम्टम्स नहीं आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक किसी सज्जन को 4-5 महीने तक उनकी शुगर डिरेंज्ड है, तब जाके उसको सिम्टम्स आएंगे। फिर दूसरा, जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि हेरिडिटरी है कि नहीं, बहुत पार्ट हेरिडिटरी का होता है और बहुत पार्ट आपकी लाइफस्टाइल का भी होता है, इसलिए इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। तो इसमें जेनेटिक रोल तो है ही, लेकिन एक आपकी बिहेवियर हैबिट्स का भी रोल है, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल रोल्स बोलते हैं। सो डॉक्टर साहब, जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हम शुगर जैसी और भी कई बीमारियों से दूर रहें? देखिए, इसके लिए जैसे आपका खान पान ठीक होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सरसाइज फ्रेंडली बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए। आपकी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आप धूम्रपान मदिरापान ये सब ना करें। आपका खाना पीना टाइम से होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच खाना अवॉइड कीजिए। बाहर का खाना, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, वो अवॉइड कीजिए। तो ये सब आप अवॉइड करेंगे तो आप
ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इनसे आप थोड़ा सा बचे हुए रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, अमित हमें पूछ रहे हैं यूपी से कि गुर्दे में डायलिसिस दूसरे दिन होता है, इसके बारे में ये कुछ जानना चाहते हैं। ज़्यादा इन्होंने विस्तार से नहीं लिखा है, डायलिसिस से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं। ऐसी कोई जांच होती है जो इससे जुड़ी हुई है? देखिए, इसमें KFT जैसे मैंने बताया, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें क्रेटिनिन की मात्रा हम देखते हैं, और क्रेटिनिन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है और आपका जो गुर्दा है वो पेशाब नहीं निकाल पा रहा है, या शरीर में से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं जैसे क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, पोटेशियम और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो ऐसे में हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, अब फोन कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं। जी, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार इमरान साहब। डॉक्टर साहब, हमारी मिसेज हैं सानिया जी, तो उनको जो है लगभग 2-3 साल से सर में उनके जो है बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता है। दवा वगैरह खाते हैं, नॉर्मल होगा, मतलब वो परमानेंट दर्द हुआ करता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि सर में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कॉमन कारण होते हैं कि अगर आपकी आईसाइट वीक है तो भी आपको सर में दर्द हो सकता है। अब आप कह रहे हैं आधे सर में दर्द है, तो ये कभी कभार माइग्रेन भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले अपने एक फिजिशियन से मिलिए, ताकि वो आपकी कुछ प्रिलिमिनरी जांचें करके देखें। मतलब वो काफी परेशानी मतलब होती है, काफी वो दिन भर जो है बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, उसी के निवारण के लिए तो आपको वहाँ जाना है साहब। तो आप एक बार अपने फिजिशियन से मिलिए, आप उनसे डिस्कस कीजिए, तो इसके कुछ टारगेटेड जांचें होती हैं, वो आपकी कराएंगे वो, और फिर उसके बाद एक निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे कि हाँ भाई ये सिरदर्द किस वजह से है, फिर उसी के हिसाब से उसकी दवाई चलेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद मोहम्मद इमरान फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आया है और बहुत ही विस्तृत तरीके से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो बता रहे हैं कि ये 35 साल से डायबिटिक हैं और इंसुलिन पर हैं। साथ ही बता रहे हैं पिछले 2 साल से इनका जो इंसुलिन है उसकी मात्रा 60 से 50 यूनिट प्रतिदिन घट रही है, और इनका जो HbA1c लगभग 7% रहता है। इसका मतलब क्या है, और ये बड़े परेशान है कि जो इंसुलिन घट रहा है, क्या वो चिंता का विषय है? देखिए, अमूमन इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। अब आप 35 साल से डायबिटिक हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पास, जैसे अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है तो मैं पूरी विस्तृत तौर से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर इंसुलिन घट रहा है और उसी प्रपोर्शन में इनका अगर वजन भी इन्होंने कम किया है तो भी इंसुलिन की मात्रा कम होने का एक ये फैक्टर होता है। दूसरा, अगर आप अपने फिजिशियन से रेगुलरली मिल रहे हैं और वो आपकी किडनी की जांचें ठीक से, अगर आपकी किडनी की जांचों में कोई विकार नहीं है तो इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंसुलिन घटने में कभी कभार हमें किडनी की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि भाई किडनी की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। जी डॉक्टर साहब, जैद अहमद मुजफ्फरनगर से पूछ रहे हैं कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको चलने से कितना फायदा मिलता है शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने में? चलने मतलब पैदल चलना? बिल्कुल। देखिए, वॉकिंग और ये ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब थोड़ा तेज चलें जिससे कि वो एक्सरसाइज हो। तो आप कम से कम 45 मिनट रोज चलें। ये जो मात्रा मैंने बोली है ना, कम से कम। आप ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यूजुअली यानी अमूमन हम लोग डायबिटिक्स में ये बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आज तो मैंने 15 किलोमीटर चल लिया और कल बिल्कुल नहीं चला। आप जो भी शेड्यूल रखें वो रेगुलर रखें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज आप अगर 15 मिनट चल रहे हैं तो कल आप उसको 10% डिस्टेंस एंड 10% टाइम से इंक्रीज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। मैडम रामचंद्र बोल रहा हूँ, मेरी 76 है। जी सर, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, मेरा जो पौरुष ग्रंथि है या गद्दूद की है 4 mm बढ़ा हुआ है, उसके लिए कोई दवा बताएंगे? देखिए, दवाई के लिए तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट या सर्जन से मिलना पड़ेगा सब, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो आपको अगर पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको अपने सर्जन से या जो गदूद के स्पेशलिस्ट होते हैं यूरोलॉजिस्ट, उनसे जरूर मिलना चाहिए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने आपका सजेशन सुन लिया है। दूसरे कॉलर के पास हम आगे बढ़ रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार जी, अपना नाम जी, बताएं। मैं लहरपुर से एजाज अहमद एजाज लहरपुरी बोल रहा हूँ। जी एजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल डॉक्टर पूछिए। साहब से मेरा सवाल ये है कि इधर 3 महीने में मेरा 5 किलो वजन घट गया है। दिल की जांच हुई, बढ़िया है। शुगर की जांच हुई, वो भी सही है। अब ये वजन नहीं बढ़ रहा है, भूख भी लगती है। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें आप थायराइड और एक्सरे करा के देख सकते हैं कि थायराइड आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है। कई बार हाइपरथायराइडिज्म होता है और कई बार एक्सरे में भी कोई विकार होता है तो भी। और अगर आपको भूख ठीक लग रही है तो यूजुअली जो बाकी बड़ी बीमारियां हैं उनके चांस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वजन कम हो रहा है तो आपको अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और जो आपने करा रखे हैं दिल की जांच और ब्लड टेस्ट अगर सारे करा रखे हैं तो उसमें एक एक्सरे और थायराइड की जांच आप ज़रूर कराइए। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा एक बेटा है 1.5 साल का जी। तो उसके सर मतलब वो भी पैदा हुआ था तो हम लोग देखे बाद में, तो उसके जीभ में बाईं तरफ ऐसा मटर के दाने के जैसा छोटा सा ऐसा है। तो मतलब क्या वो कोई बीमारी है कि? और हम लोग उसको DHU में दिखाए थे तो वहाँ के डॉक्टर बोले नहीं, बीमारी नहीं है, ये मतलब बच्चों में कभी कभी लार की वजह से हो जाता है। तो सर हम जानना चाहते हैं मतलब क्या चीज हो मतलब है वो। देखिए, ऐसी सब चीज़ों के लिए बेस्ट है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से या जो फिजिशियन है उनसे मिलिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ देखी नहीं जा सकती तब तक हम इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाएंगे आपको। जो आपके BHU है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से एक है। अगर वहाँ के डॉक्टर ने कुछ बताया तो सही बताया होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया। डॉक्टर साहब, अब छोटा सा एक विराम लेने का वक्त आ गया है। श्रोताओं, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-2342-1080 एंड 011-2342-1084। मैसेज करना चाहें तो 9868107070 के माध्यम से आप हमारे डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं। आज का विषय है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। कौन सी ऐसी जाँचें हैं जो हम समय रहते अगर करा लें तो बहुत सी बीमारियों को होने से हम बचा सकते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम बस कुछ ही पलों में लौट कर आने वाले हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। चल रहा है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर FM रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम में आज बातें हो रही हैं नियमित स्वास्थ्य जांचों पर और हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता बिल्कुल स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और अब हम अगले कॉलर की ओर आगे बढ़ते हैं, जाने कि इनकी क्या समस्या है, किस विषय पर ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो, मैं लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। जी आप रेडियो सेट से प्लीज दूरी बना लीजिए। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे मुंह के अंदर अगर मैं रोटी खाता हूँ और रोटी का कोई जो है धारदार हिस्सा जो है गड़ जाता है तो मुंह के अंदर जो एक वो छाला बन जाता है खून से भरा हुआ, और वो काफी एरिया रहता है, उसके बाद वो फट जाता है, फिर वो जख्म होता है, 15 दिन उसको भरने में लग जाते हैं। जी। बिस्कुट नहीं खा सकता, दालमोट नहीं खा सकता, शुगर है और BP भी है। आपके दांतों में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, दांतों में नहीं है, गाल के अंदर कोई चीज अगर गड़ जाती है, जैसे खाना खा रहा हो अक्सर होता है कि वो कोई पार्ट उसका जो है जो शार्प एज पार्ट है वो कहीं अगर चुभ गया तो वो अंदर से ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो छाला बन जाता है। छाला बनने के बाद वो छाला फूटता है खून से भरा हुआ, और उसके बाद फिर जो है वो जख्म हो जाता है, फिर जख्म बढ़ने में 15 दिन लगते हैं। तो उस बचाव में मैं ना बिस्कुट खा पाता, ना दालमोट खा पाता, बहुत चीजें मैंने छोड़ दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप डॉक्टर साहब की बात सुने। देखिए, जिन लोगों को भी शुगर है उन लोगों को हम लोग ये बोलते हैं कि आप अपना जो डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन है वो अच्छा रखें, क्योंकि सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है डायबिटिक्स में, जिसको हम लोग पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, यानी कि जो दांत के और गम्स यानी कि आपके मसूड़ों के आसपास की जो जगह है वहाँ पे हल्की सी सूजन होती है, और उस सूजन की वजह से ये कोई भी ऐसी चीज़ जो घर्षण करेगी आपके,
तो उससे इंजरी हो सकती है। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहला काम जो है आपको शुगर कंट्रोल करना है। फिर आप अपने दांत चेकअप कराइए, कोई पायरिया या कोई मसूड़े की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर मसूड़े की बीमारी है तो भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप अपने ये जब गाल में छाला हो तो ENT चेकअप ज़रूर कराइए। अगर ये छाला अपने आप ठीक नहीं होता है और बहुत ज़्यादा लंबा चलता है तो हमें इसकी बायोप्सी भी करके देखनी पड़ सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी परेशानी कितनी है और उसका रूप किस तरह का है। राइट, बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुगर से रिलेटेड बहुत से प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद सरफराज आलम दर्शना बाजार अररिया बिहार से पूछ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं और ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, कोई ऐसी इनको समस्या नहीं, क्या इनको शुगर की बीमारी हो सकती है? देखिए, हो सकती का सवाल तो बड़ा ऐसा है जिसका पूरी तरह से जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जैसे हम लोग पंच तत्व बोलते हैं, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जी। जैसे आप अपना आहार ठीक रखें, आप अपने विचार ठीक रखें, आप अपना विहार यानी कि घूमना फिरना है वो अच्छी तरह रखें, है ना। फिर आहार है, डाइट अपनी प्रॉपर रखें, आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन की डाइट हैं वो अच्छी तरह लें, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रखें। तो ये सब आप करेंगे तो आपका जो ओवरऑल जो बॉडी का जो संतुलन है वो ठीक रहता है। अब शरीर का संतुलन ठीक रहेगा तो फिर आप भी ठीक रहेंगे। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप एक निश्चित मात्रा में और निश्चित समय पे खाना खाएं, तो ये सब कुछ आपके डायबिटीज या लाइफस्टाइल डिजीजेस प्रिवेंट करने में काम आता है। एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी दिनचर्या को हमें अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है, ये एक सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष की आयु है, नाम पता नहीं बताया, कह रहे हैं कि इनकी टांगों में कई बार सुई जैसी चुभन इनको महसूस होती है, तो क्या ये हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है? साथ ही इनको कभी कभी लगता है कि कहीं इन्हें शुगर की समस्या तो नहीं है, कहीं शुगर की वजह से तो चुभन पैरों में महसूस नहीं होती, क्या हो सकता है इनको? जो मैं समझ पा रहा हूँ, अमूमन जो इस तरह की चुभन होती है वो नसों में कमजोरी की वजह से होती है। वो एज रिलेटेड भी होती है, कई बार बीपी और शुगर के मरीजों में भी होती है। लेकिन शुगर जब 5-7 साल हो जाते हैं तब इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं, या बीपी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये चुभन बहुत ज़्यादा रेगुलर हो रही है तो आप अपना एक फिजिशियन चेकअप कराइए। इसमें एक नसों की जांच होती है, वो करके देखेंगे कि नसें कमजोर तो नहीं हो रही, इससे पता चलेगा। जी डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं कुछ फोन कॉल्स की ओर। हेलो हेलो हेलो, जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। महाराष्ट्र से आप कौन बोल रहे हैं? महाराष्ट्र नवी मुंबई सानपाड़ा से सदाशिव पालकर बोल रहा हूँ। सदाशिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो दिल्ली पर, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब को सवाल ये है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 66 एज है मेरी जी। मुझे टॉयलेट की समस्या है। एक दिन अगर मैं त्रिफला नहीं लेता हूँ तो मुझे टॉयलेट के लिए होता ही नहीं, दूसरा दिन त्रिफला लेता हूँ तभी हो जाता है, तो जरा पत्थर जैसे कड़क कड़क टुकड़े जैसा होता है। तो क्या समस्या है और त्रिफला लेना कैसा है, ठीक है या गलत है, प्लीज जरा बता दीजिए। जी सुनिए। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपको कब्ज की शिकायत है, जहाँ तक जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों से, और आपको जो लैट्रिन आ रही है वो बहुत कड़क आ रही है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है, फाइबर की मात्रा कम है, तो इस तरह की परेशानी अमूमन होती है। अगर वो मात्रा भी ठीक है तो फिर आपको अपने एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। अगर आप डाइट और पानी की मात्रा ठीक करने से इसको नहीं ठीक कर पाते हैं तो आइडियली इसमें कोलोनोस्कोपी की एक जांच होती है, जिसमें कि मल के रास्ते से हम एक दूरबीन डाल के अंदर देखते हैं ताकि पता चले कि कारण क्या है। लेकिन ये तभी जरूरी है जब इन चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा है। तो पहली प्राथमिक जो इसका इलाज है वो तो ये है कि आप अपना खान पीन ठीक रखिए, मिर्च मसाले की, स्पाइसी चीज़ें, और जो बिना फाइबर की चीज़ें जैसे मैदे की चीज़ें हैं, बेसन की चीज़ें हैं, बिस्किट हैं, नमकीनें हैं, ये सब आप कम कीजिए। मोटे आटे की रोटी खाइए, साग सब्जी, फल, छिलके वाले फल, सलाद, इन सब चीज़ों की मात्रा बढ़ाइए। अमूमन ज़्यादातर लोगों का इसी से ठीक हो जाता है। नहीं ठीक होता है तो फिर इसमें हमें आगे जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है। That's all right, डॉक्टर साहब। आई होप सदाशिव अंकल, आपने सवाल अपना जो पूछा है उसका जवाब आपने सुन लिया होगा और आप बिल्कुल डॉक्टर साहब के सजेशंस को फॉलो करेंगे। आपके लास्ट कॉलर से बात की जाए। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्कार मैम, पदम सिंह बोल रहा हूँ, साउथ एक्स दिल्ली। जी पदम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे को करीब
3 साल हो गई, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी हाई रहता था मेरा। तो मेरे को डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी, दवाई मेरी बदस्तूर चल रही है, लेकिन मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है और दवाई बदस्तूर मैं खा रहा हूँ। तो मैं भी इसको मैं खाऊं या इसको बंद कर सकता हूँ? देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अमूमन ये जो बीपी है और शुगर है, इसके सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं, इनको इसीलिए हम लोग साइलेंट किलर्स कहते हैं। तो पदम जी, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपका अचानक से बीपी बढ़ जाएगा। आप ये जो बीपी रोकने वाली दवाइयां हैं, इसका डिसीजन मेरी सलाह माने तो अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप रेगुलर चेकअप पे जाइए, वो देखेंगे आपके अगर बीपी कंट्रोल्ड है तो उसी हिसाब से दवाई कम करके भी देख सकते हैं, लेकिन अचानक से बंद करने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा। दूसरा, अगर आप इनको अचानक से बंद करते हैं तो जो दिक्कतें हैं वो आपको हो सकता है कुछ दिनों तक महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप होती जाएंगी दिक्कतें, और फिर कई बार ये दिक्कतें इरिवर्सिबल भी होती हैं। जैसे हमारे पास कई बार यंग एज में हेमरेज वाले पेशेंट आते हैं, नाक से ब्लीडिंग वाले पेशेंट आते हैं, अचानक से बीपी बढ़ जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक वाले पेशेंट आते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी दवाइयां मत रोकें। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ये दवाई लेने से आप सब कुछ ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपका बहुत बढ़िया चल रहा है फिर तो। और कोई दिक्कत आ भी रही है तो अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई इस तरह की समस्या इनको फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल। ऑल राइट डॉक्टर साहब, अब समय जो है हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आगे अपने लिसनर्स के साथ बातचीत करें, तो चलते चलते आज के जो विषय पर हम बातें कर रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, आप कौन सी ऐसी बातें एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे या जोड़ना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स के लिए कि वो अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए कौन सी ऐसी जांचें हैं समय समय पर कराते रहें ताकि उन्हें आगे जाके किसी परेशानी का सामना ना ही करना पड़े? देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का हमारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो प्रोग्राम है, इसका फ़ायदा हमें तभी मिलेगा जब हम अपने चेकअप जब कराते हैं, ताकि हमें प्राइमरी तौर पे पता चल जाए कि हमें बीमारी हुई है कि नहीं। सिम्टम आने के बाद पता चलता है तो उस बीमारी का इलाज थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जी। तो हम लोग इसको प्रिवेंशन प्रोग्राम में प्राइमरी और सेकेंडरी और प्राइमोडियल ऐसे बोलते हैं। प्राइमोडियल में तो ये है कि बीमारी का अंदेशा हो सकता है, इसलिए हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे हम छोटे बच्चों में कहते हैं भाई खाने में आप फास्ट फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, ताकि आपको ओबेसिटी ना हो। ओबेसिटी होगी तो फिर शुगर और बीपी की होगी। तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का हमारा फोकस होता है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे कि हम शुगर का है, अगर शुगर की थोड़ी सी भी रेंज ऊपर है तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई अभी आप डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन प्री डायबिटीज़ स्टेज में है, तो आप आज से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लेंगे तो आप डायबिटीज़ की स्टेज में नहीं जाएंगे। या आपका बीपी दवाई लायक तो नहीं है लेकिन हाँ बीपी नॉर्मल स्टैंडर्ड से ऊपर है। आपका कोलेस्ट्रॉल दवाई लायक नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ऊपर है। आपके जैसे पित्त की थैली में पथरी हो सकती है क्योंकि अभी स्लज है लेकिन पथरी नहीं है, तो अभी ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन स्लज है तो उसके लिए आप इस तरह से प्रिवेंट करिए ताकि ये स्लज भी ठीक हो जाए। जैसे फिर एक्सरे में अगर हमें पता चलता है कि भाई आपकी जो मार्किंग्स हैं वो बढ़ी हुई हैं, तो अगर आप स्मोकर हैं तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई स्मोकिंग मत कीजिए। तो इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब एग्जामिनेशन और आपको जो हम प्रिवेंटिव सलाह देते हैं, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग बंद करना, मदिरा पान बंद करना, अपने खाने पीने का हैबिट्स चेंज करना। H3N2 चल रहा है तो हम लोग कुछ वैक्सीनेशंस भी एडवाइस करते हैं अपने एडल्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिसमें कि फ्लू वैक्सीन भी हम लोग एडवाइस करते हैं। तो ये हमारा फोकस रहता है प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स का। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस इन ऑल बर्डन कम करना है, चाहे वो आपके ऊपर हो, आपकी पॉकेट के ऊपर हो या गवर्नमेंट की पॉकेट के ऊपर। दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर। और आपने इतने विस्तार से इतनी सारी जानकारी दी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा हुआ होगा। और आप आए, हमसे इतनी सारी बातचीत की। डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी। सो लिसनर्स, ये था आज का रेडियो डॉक्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के विषय पर जितनी बातचीत हुई उसका फायदा जरूर उठाया होगा। और अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव या फिर कोई शिकायत आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी हम सर आंखों पर रखेंगे। आप हमें विस्तार से लिख सकते हैं health@airdelhi@gmail.com पर। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आप सभी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।